गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अटेंडीज कम है। डॉक्टर अब्दुल रहमान, गुड मॉर्निंग सर। माय नेम इज आदित्य शुक्ला और हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने जो हमारा जो डिस्कशन था वो डिस्कशन था रैंक रैंक और इसी रैंक को यूज करते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दैट टॉपिक इज नोन एज is told that topic is known as नॉन होमोजीनस। एक सेकेंड, ये पेन में कुछ इशू हुआ है मेरे। हाँ, just hold it. The topic is known as non-homogeneous system of simultaneous equation। अब सवाल ये है कि अगर हमें क्या हो, just hold sir, just give me 2 minutes। Yeah, hold sir, ये पेन मेरा। just एक सेकेंड। जस्ट सर मैं हमारा जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब सवाल ये है कि अगर हमें नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन समझना है तो ज्यादा कुछ बेसिक नहीं जाएंगे। जो कल पढ़ाया था, जो कल डिस्कशन हुआ था हमारा, परसों सॉरी, 5 to 7 पहले लेक्चर में कोई बात करेंगे। But before that, I'm just writing an example to understand what is non-homogeneous system of equation. Okay, just see the thing. 5x plus 3y plus 14z equal to 4. Y plus 2z equal to 1. X minus y plus 2z equal to 0. And 2x plus y plus 6z equal to 2। अब जरा देखिएगा, जो जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम आता है वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वेश्चन आता है। मतलब आप एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप मतलब उस क्वेश्चन को किस अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल ये यहाँ पर आता है। तो अप्रोच को भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले जरा अपन समझते हैं, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लीजिए कि मान लीजिए यहाँ ये जो राइट हैंड साइड में जो नंबर्स मैंने लिखे थे यहाँ पर 0 है। अब जरा आप देखिए, x का जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ x, द डिग्री ऑफ y एंड द डिग्री ऑफ z इज 1। whenever the
all variable have a same degree, that is called homogeneous. Homogeneous. अभी ये system of equation है तो हम बोल देंगे homogeneous system of equation. Other, if I am write some function over here, then we can call homogeneous function. But what we are discussing system of equation. That is why I took the example of homogeneous system of equation. But what our topic is non-homogeneous system of equation. For having non-homogeneous system of equation, I am writing 4, 1, या तो 0 ही था, and at this position there were 2. Up, if I write like this, w to the power 0, then you can observe that x, y, z, and w, there are 4 variables in this system of equation in which x, y, and z having a degree 1, but the variable w having a degree 0. This shows non-homogeneous system of equation. जब भी degree variables की different हो जाए तो हम यहाँ पर उसको कहेंगे non-homogeneous system of equation. Okay, ये एक बात हो गई. अब आई थिंक आपको याद होगा 12th में हमने क्रैमर रूल पढ़ा था, और क्रैमर रूल पढ़ते हुए हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसा लिख सकते थे, Ax equal to C, in which आप सबको पता है कि A क्या है. A is a whatever the matrix here. X is the number of variables included here, x, y, and z. See the right hand side. C मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ. C equal to 4, 1, 0, 2. अब जो ध्यान रखना है, वर्ड ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे तो इस 2 घंटे में हम जितना भी पढ़ने वाले हैं, अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप लगभग पिछले 30 इयर्स में जितने भी गेट के क्वेश्चन आए हैं वो बना सकते हैं. बट तो स्टूडेंट को जो मेन प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आता है थ्योरी क्वेश्चंस पे घुमाया जाता है. जैसे मैं एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक डिस्कशन कर रहा हूँ, जरा मुझे देखिए. सी जो है मैट्रिक है, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो कितनी है, 1, 2, 3, 4. हम लिखेंगे 4 क्रॉस 1. अब अगर हम किसी से भी पूछे कि व्हाट इज दिस 4102 क्या है ये, आप इसको क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये मैट्रिक्स है. नो डाउट ये मैट्रिक्स है, नो डाउट ये मैट्रिक्स है. बट मैट्रिक्स के अलावा इस तरह का ऑर्डर, मतलब 4 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, आप नोटिस कर रहे हैं मेरे सब वर्ड्स में क्या कॉमन है? मैं ये वाला नंबर को बदल रहा हूँ. 4 क्रॉस 1 में, 3 क्रॉस 1 में और 2 क्रॉस 1 में 1 हमेशा कॉमन रहा, बट ये 4 मैंने बदल दिया. कभी 4 बोल रहा हूँ, कभी 3 बोल रहा हूँ, कभी 2 बोल रहा हूँ. तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? इस तरह के जो भी ऑर्डर वाले मैट्रिसेस होते हैं वी कैन कॉल वेक्टर. तो कई बार बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है जहां मैट्रिक्स को ही वेक्टर कहा जाता है थ्योरेटिकली. तो प्लीज डू नॉट अफ्रेड फ्रॉम दिस. ओके, नाउ अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो स्टार्ट है, टोटल देयर आर वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 केस. वन मोर थिंग, चलो मैं वो बात अभी बता देता हूँ. आप इसको कंसीडर कर लें, जो भी मैं ये बता रहा हूँ ये है टाइप 1. अब स्टूडेंट बोलता है सर ये टाइप 1 क्या है? I'll discuss it later because in examination there are 2 type of possible question, type 1 and type 2. जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो देखने से आप चले जाए अरे ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, अरे ये तो टाइप 2 का क्वेश्चन है. जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंगली आपका मैनेजमेंट चल जाएगा कि अरे टाइप 1 है या टाइप 2 है. ओके, फिलहाल मैं बताता हूँ, I'll discuss it later. फिलहाल हमें अब सिर्फ एक ही चीज समझना है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दैट वही है जो हम पढ़ रहे थे. मैं यहाँ एक मैट्रिक बना रहा हूं, जिस मैट्रिक को हम कॉल कर रहे हैं बी, और बी मैट्रिक किस तरह से बन रहा है? ए और सी मैट्रिक को क्लब करके. ए और सी मैट्रिक कौन है? ए आपका मैट्रिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से ही था, एंड सी जो अभी अपने डिस्कस किया जिसको आप वेक्टर भी बोल सकते हैं. मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज कर रहा हूँ. तो कई बार एग्जाम में इसको ऐसे भी यूज किया जाता है, ए ऑब्लिक सी. अब स्टूडेंट बाद में डाउट पूछता है सर व्हाट इज ए ऑब्लिक सी? वो ऑब्लिक नहीं है, तो एक्चुअल डॉटेड लाइन है. बिकॉज जब आप मैट्रिक बनाओगे, मतलब ए की प्लेस पे जब आप नंबर रखेंगे, सी की प्लेस पे भी जब आप नंबर रखेंगे, तो ये नंबर्स जब मिक्स हो जाएंगे तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट व्हिच पार्ट इज ए एंड व्हिच पार्ट इज सी. दैट इज व्हाई आई ड्रॉ वन डॉटेड. तो कभी भी 2 मैट्रिक को क्लब कर नया मैट्रिक जो हम फॉर्म करते हैं, दैट मैट्रिक
मैट्रिक इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दैट्स इट, ओके, ऑगमेंटेड, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक बन गया है, अब इसको पढ़ना सीख लेते हैं। अब मैं थोड़ी देर में जब मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, जब भी मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो आपको, आपसे मैं पूछूंगा कि रैंक ऑफ बी क्या है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि रैंक ऑफ बी क्या है तो वो पढ़ना कैसे चालू करेगा, सर ये पूरा मैट्रिक जो भी आपका बी है, पूरे मैट्रिक की नॉन जीरो रो जो हमने कल डिस्कशन किया था वो बता दो। अब लेकिन इफ आई आस्क अबाउट द रैंक ऑफ ए, तो आपको क्या करना है, सी वाले पोर्शन को छुपा देना है। छुपा देना है मतलब सिर्फ एक ही रैंक मुझे बताना, ओके। अपन यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक बनाते हैं, बी इक्वल टू, देखिए 5 3 14, देखिएगा ये ए का पोर्शन है, ओके। अब हम बात करें, यहाँ हो गया 4, वेरी गुड, 0 1 2 1 -1 2 0 2 1 6 and 2, this is our augmented matrix, हो गया। एक काम हमारा खत्म हो गया। अब आप भूल जाओ कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सर पढ़ा रहे हैं, आप तो सिर्फ एक बात याद रखिए, क्या कि ये एक 4x4 का मैट्रिक है। एक कितनी रोज हो गई, देयर आर 4 रोज एंड 4 कॉलम, ओके। और अब अगर मैं कहूं कि आप तो सिर्फ मुझे बी की रैंक निकाल दो, तो जो हमारा प्रीवियस, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर का जो डिस्कशन था, वो डिस्कशन अगर कोई आज कोई नया स्टूडेंट देख रहा हो, इसकी रिकॉर्डिंग देख रहा हो या लाइव देख रहा हो, तो वो क्या करे, वो फर्स्ट लेक्चर देखे और वहां से ये पता लगाए कि रैंक निकालने के लिए हमारा प्रेफरेंस क्या था। हमारा रैंक निकालने का जो प्रेफरेंस था वो था कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 बनाना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं इंटरचेंज, थोड़ी जगह कम है तो मैंने यहाँ लिख रहा हूं इंटरचेंज व्हाट, इंटरचेंज R1 एंड R3, R1 एंड R3। अपन आप R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 ऊपर साइड आ जाएगा, 1 तो चाहिए हमें फर्स्ट रो में, क्यों चाहिए। अगर कोई आज स्टूडेंट नया है तो मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करूंगा, नॉट टू वरी अबाउट दिस। 1 -1 2 एंड 0, ओके, 0 1 2 1 5 3 14, मैं हर चीज का आंसर दूंगा, जस्ट पेशेंस के साथ अगर स्टूडेंट यहाँ देखेंगे 2 1 6 और 2। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 बन गया। अब हमने क्या डिस्कशन किया था, इस 1 को यूज करना है, इस 1 को यूज करते हुए 1 के जस्ट नीचे डाउन द लाइन, ये जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट एवरी रो के दिख रहा है, इनको हमें जीरो करना है। जीरो तो करना है, स्टूडेंट भूल जाता है क्योंकि उसको ये तो याद रहता है कि जीरो करना है, बट वो ये भूल जाता है कि सर जीरो करना किसकी हेल्प से है। गलती मत कीजिएगा, जीरो आपको इस फर्स्ट एलिमेंट की मदद से ही करना है। अच्छी बात ये कि यहाँ तो ऑलरेडी जीरो है। चलिए अब मैं जरा देखता हूँ R3, R3 के लिए अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो वी आर अप्लाइंग ऑपरेशन R3 -5 R1, क्यों, क्योंकि अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 5 0 हो जाएगा। R for R4 I am applying operation R4 -2 R1, बिकॉज 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, 1 -1 2 और 0। अब देखें ये तो ऑलरेडी 0 है, 1 2 1। नाउ 5 -5 दैट इज 0, 3 माइनस कर रहे हैं। देखिए ऑपरेशन फर्स्ट एलिमेंट को देखकर डिसाइड होता है, बट लगता पूरे रो में है। मतलब यहाँ 5 की बजाय 51 होता तो मैं ऑपरेशन लगाता R3 -51 R1, तो नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके। तो चलिए 3 -5 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, दैट इज 8, 14 -10 that is 4, and 4 -0 that is 4, okay. Now last operation R4 -2 R1, 2 -2 0, 1 -2 कर रहे हैं तो +2 हो गया, that is 3, 6 -4 that is 2, and 2 -0 is 2। जो भी स्टूडेंट नया है मैं उसे बता दूं कि जब भी हम R1 को यूज करके उसके जस्ट नीचे के सारे एलिमेंट जीरो कर देते हैं
उसके बाद वी आर नॉट गोइंग टू यूज R1 अगेन इन द रो ऑपरेशन। एक रो का ऑपरेशन, एक रो को अगर यूज करा है तो वो वन टाइम यूजेबल हो। अब आपको क्या करना है, अब ये जो वन आपने यूज किया था यहां से डायगोनल पे, और डायगोनल पे आने के बाद इस को वन बनाए जो ऑलरेडी वन है। क्या होता, व्हाट हैपन व्हेन वन इज नॉट अकर हियर? एक जवाब मैं अगले ऑपरेशन में दूंगा। आप अभी तो फिलहाल वन बन गया है तो अभी हम इसको इंप्लाई करते हैं। ओके, चलिए अब वन माइनस वन टू एंड, या तो जीरो, मैंने कहा क्या कहा, R1 एज इट इज रहेगा। अब हम R2 को यूज करेंगे और R2 का ये जो पहला एलिमेंट है इसको यूज करते हुए इस 8 और इस 3 को अपन क्या बनाएंगे, जीरो। तो मैंने ऑपरेशन यहां लिख देता हूं, मैं जगह नहीं छोटी ऑपरेशन के लिए, R3 के लिए, फॉर R3 माइनस 8 R1। आई होप जो भी नए स्टूडेंट इसको देखेंगे वो समझ जाएंगे कि सर ने यहाँ 8 लिखा तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम ऑपरेशन फॉर R4 माइनस, सॉरी यहाँ R1 लिख दिया मैंने, R2 है, 3 R2, बिकॉज 3 माइनस 3 इज 0। नाउ सी व्हाट हैपन, 0, 8 माइनस 8 that is 0, 4 minus 16 that is minus 12, and 4 minus 8 that is minus 4, 0, 3 minus 3 that is 0, 2 minus 6 that is minus 4, and 2 minus 3 that is minus 1। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, मैं जरा थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप जरा देखिए, जब हमने वन बनाया, when we convert first row first element one, using this one we convert all these three element, first three elements are zero। उसके बाद R1 यूज नहीं करना है। अब आप डायगोनल में आए, फिर वन भी किया, वन यूज करके नीचे आप जीरो बना लिया आपने, ये जीरो बन गया। अब अगेन आप लास्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक अलग केस, यहाँ पर एक कैच है, ये सीखने वाली बात है। क्या सीखने वाली बात है, जरा मैं आपको लिखूंगा, देखिएगा। इस -12 और इस रो में आप देखिए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, -12 एंड -4। एंड मैं रेगुलरली क्या कह रहा हूं, मैं रेगुलरली ये कह रहा हूं कि अपना क्या कहते हैं कि मुझे फर्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या बनाना है, वन। मैं यहाँ पे कहूंगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार वन मिल जाए। तो अब आपको अपने आप को अपडेट कैसे करना है, आपको अपडेट ये करना है कि सर मुझे इस एलिमेंट को यूज करना है। ध्यान से सुनिएगा, इस एलिमेंट को यूज करना है, और इस एलिमेंट को यूज करके नीचे वाला नंबर को जीरो करना। वर्ड पे जाइएगा, अब इस एलिमेंट को यूज करके नीचे वाला नंबर जीरो करना है, ये मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वन बना। अब मैं अपडेट करता हूं स्टेटमेंट को, इस एलिमेंट को यूज करते हुए नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है, और प्रिफर करना है कि ये एलिमेंट वन मिल जाए। अब बहुत सारे बच्चे जब ये सिखा रहा होता हूँ तो क्या कहते हैं, सर मैं इसको -12 से डिवाइड कर, बट अगर आप -12 से डिवाइड करेंगे नो डाउट ये बना जाएगा। तो जरा यहाँ देखिए क्या होगा, -12 से डिवाइड करेंगे तो मतलब -4 अपॉन -12 दैट इज 1/3। तो मैं ऐसा सजेशन दूंगा आप लोगों को कि इस तरह के किसी भी टॉपिक में आप मैट्रिसेस में फ्रैक्शन को अवॉइड करें, जस्ट अवॉइड द फ्रैक्शन, प्लीज अवॉइड द फ्रैक्शन। ओके, थोड़ा समझिएगा। क्या आपको नहीं फील आता कि मैं ये ऑपरेशन लगाऊं तो मेरा काम हो सकता है, फॉर R4 R4 माइनस R3। देखिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ कर देंगे तो ये -12 हो जाएगा, और -12 और माइनस करेंगे तो +12 होकर 0 हो जाएगा। आई होप ऑल यू गाइस क्लियर अबाउट दिस। अब जरा यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, जैसा थोड़ी सी कम का क्वेश्चन हो जाएगा। 1 - 1 2 0 है, ये देखिए, तो 1 2 1। और हाँ, सबसे अच्छी बात क्या, अभी तक हम रैंकिंग निकाल रहे हैं, अभी तक हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में बात ही नहीं किया। तो भी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कल हमने 3 4 से 5 क्वेश्चन में किया है ये। 0 0, अब -12 + 12 क्या हो गया, 0।
अब यहाँ -3 का मल्टीप्लाई हुआ तो -3 माइनस कर रहे हैं तो 4 दैट इज 1। अब फिर इस -12 के नीचे हो गया 0। क्या बताया था मैंने सीडीओ वाला कंसेप्ट, -12 से नीचे आए तो यहां पर मिल गया 1, बट यहां पर मैट्रिक भी खत्म हो गया और एलिमेंट्स भी खत्म हो गए। मैंने कहा था एक मैट्रिक एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अगर आप स्टेयर उतर रहे हो डायगोनली तो या तो स्टेयर खत्म हो जाएंगे, स्टेयर खत्म होने का मतलब ये कि नॉन जीरो एलिमेंट मिलना बंद हो जाना, जीरो मिल जाए, या तो मैट्रिक खत्म। नाउ अब आप बताइए रैंक ऑफ बी, बी मतलब इस पूरे की रैंक बताइए, इस पूरे इसकी रैंक, तो पूरे मैट्रिक की रैंक, रैंक का मतलब क्या होता है नॉन जीरो रो। तो बी में मैं आर लिखता हूं, कुछ लोग रो भी लिखते हैं, नॉट टू वरी अबाउट द नोटिफिकेशन। रैंक ऑफ बी इज 4। ओके, रैंक ऑफ बी इज 4। अब यहीं पे अब अगर मैं पूछूं कि रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए में ये वाला पोर्शन ए का है और ये वाला पोर्शन सी का है। तो देन व्हेनेवर समवन आस्क अबाउट द रैंक ऑफ ए, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ए मैट्रिक आगे डॉटेड लाइन पे पहले पहले वाले मैट्रिक पर नॉन जीरो रो के लिए वो दिख रही है आपको 3 आ गया, रैंक ऑफ बी आ गया, रैंक ऑफ ए आ गया। अब हम यहाँ केस फर्स्ट लिख रहा हूं, अब आए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, अभी तक हम रैंक पे थे और केस फर्स्ट ये है कि इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए और अगर रैंक ऑफ बी इक्वल नहीं हो तब हम कहेंगे देन सिस्टम ऑफ equation is inconsistent, inconsistent and there is no solution। इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है और इस तरह का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। ये स्टूडेंट को जब आप कहो तो याद तो वो कर लेगा, मतलब वो याद कर लेगा इसको सर, तो प्लीज याद मत कीजिए, यहाँ पर एक समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट का मतलब ऐसा, आप इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे अपन जब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो डिसकंटिन्यूअस समझ लो। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर कॉमर्स का स्टूडेंट आके मैथ्स समझने की कोशिश कर रहा है, हाइपोथेटिकल बात हो गई है, इनकंसिस्टेंट है। या कोई कॉमर्स की फैकल्टी आके मैथ्स पढ़ा रही है, टेक्निकल सिविल या मैकेनिकल का सब्जेक्ट पढ़ा रही है, इनकंसिस्टेंट। अगर मैं मैथमेटिकली बात कर लूं, मैथमेटिकली मैं लिख के बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंसिस्टेंट। सर आप यहाँ देखिए ये जो लाइन है, ये जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक को मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ इक्वेशन के फॉर्म में। सर आप देखिएगा ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन खत्म हो गया है। जस्ट टू नो अबाउट टू अंडरस्टैंड कि why we are calling inconsistent। x minus 2y plus 2 x minus 5 plus 2z equal to 0। सेकंड इक्वेशन ध्यान से देखिए, y plus 2z equal to 1 और थर्ड इक्वेशन देखिए -12z इक्वल टू -4 और लास्ट इक्वेशन देखिए इक्वल टू 1। तो क्या आपने कभी देखा है 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 4? नो, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो ये हमारा जो केस था, मैं यहाँ पर इस केस को हाईलाइट कर देता हूँ बात के लिए, हेल्प करेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। आपके पास धीरे धीरे शॉर्टकट बनाएंगे, अब वो शॉर्टकट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उतना इंतजार करना पड़ेगा। मैथ्स में कोई भी शॉर्टकट, मतलब मैं बोल जरूर देता हूँ स्टूडेंट के लिए बेटा ये शॉर्टकट है, बट मैथ्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सब कन्वेंशनल अप्रोच होती है और हम उसको हमारा देखने का बस तरीका होता है। ठीक, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से केस नंबर 2, मतलब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर यूज ले रहा हूँ। एक और क्वेश्चन अब जरा आप देखिए, इसको आप केस 2 भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन देखिए, x प्लस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें यहीं से शॉर्टकट की शुरू हो जाएगी।
3z इक्वल टू 14। चलें, फिर क्या होगा 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 11। नाउ 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 11। 11 हो गया। ओके, अब देखिए, now this is our system of equation. We already know that we can write like ax equal to c, c कौन है, a कौन है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब हमें क्या फॉर्म करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए तो देखिएगा ध्यान से, गलती ना करें, 1 2 3। ओके, ये 14 t 1 2 that is 11 2 3 1 and this 11। ओके, ये हो गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन यहाँ अप्लाई कीजिए कि आपने जब ये बना लिया तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या बनाना है आपको, 1। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जब हम यहाँ 1 बनाएंगे तो आप 1 को यूज कर लें, बनाएंगे क्या, बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर आपने बोला कि सर तो हर क्वेश्चन में 1 मिलता है। अब मान के चले कि 90% केसेस में आपको 1 मिलेगा, और जहां भी 1 नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन और आसान होगा। प्लीज डू नॉट अफ्रेड। कोई भी स्टूडेंट जब भी इसको रिकॉर्डिंग में देखे, लाइव में देखे, डरने वाली बात नहीं है। आप क्या कहा था, 1 को यूज कीजिए और नीचे वाले दोनों एलिमेंट 0 बनाइए। चलिए अब आप देखिए, अगर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 के लिए, then we can apply like this, R2 minus 3R1 R। अब क्यों 3 का मल्टीप्लाई किया है अब आपको समझ में आ ही चुका होगा। R3 माइनस 2R1। चलिए ये देखिए यहाँ 1 2 3, ये हो गया 14। अब देखते हैं क्या हो रहा है, 3 माइनस 3 0, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस 6, व्हाट इज 1 माइनस 6, -5। 2 माइनस 9 मतलब मीन्स क्या हो गया, -7। एंड 11 माइनस 42, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 माइनस 42 मीन्स कितना हुआ, -31। अब देखिए 2 माइनस 2 दैट इज 0, 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 4 दैट इज -1, 1 माइनस 6 दैट इज -5 and 11 minus 28 that is -17। ओके, अब आप जरा यहाँ ध्यान से देखें कि एक ऑपरेशन लग गया है, एंड व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि डायगोनल पे आना है और 1 बनाना है। तो आपको दिख रहा है ना कि R2 और R3 में R3 वाला जो ये एलिमेंट है -1 है, तो मैंने क्या किया, मैंने R2 इंटू -1 और R3 इंटू -1 एंड इंटरचेंज अब आप कहोगे सर आपको पता कैसे चल रहा है, कोई पता चलने वाली बात नहीं है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पर कि आपको डायगोनल पे आना है तो प्रिफर करना है कि 1 हो। और मैथ्स में एक रूल होता है कि नेगेटिव साइन जितना थोड़ा सा बच पाओ उससे उतना बच जाओ, अगर मिल रहा है तो। यहाँ पर दिख रहा था तो हमने बदल दिया। कल भी हमने क्वेश्चन रैंक निकाला था, तो माइनस का मल्टीप्लाई किया था। अब जरा देखिए 0। अब अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो ये क्या हो गया, 1 5 17। ओके, ये 0, ये हो गया 5 7 31। अब यहाँ डायगोनल पे आइए और डायगोनल पे यहाँ पर क्या बनाइए, 1 तो बना ही हुआ है ऑलरेडी 1। तो क्या मैं ऑपरेशन लिख दूं यहाँ पर, फॉर R3 minus 5R2। I hope you guys are clear, because here is 5 and we have to convert this first element of R3। अब फर्स्ट ये नहीं कहलाएगा क्योंकि ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो जब R1 यूज कर लिया तो R1 को आपको लीव कर देना है, C1 को लीव कर देना। ओके, अब जरा यहां देखिए 1 2 3 and this is 14, yes it is 0 1 5 17। अब ये देखिएगा 0 5 minus 5 0
7 minus 25, it all about minus 18 and 31 और 17 into 5 मतलब कितना हो गया ये 85 मीन्स ये हो गया -54। अब ऑब्जर्व करें, याद है मैं स्टेयर की बात कर रहा हूं, हम डायगोनली नीचे उतरते जा रहे हैं, तो यहाँ -18 आ गया, ठीक है -18 आया, बट क्या इसके डाउन द लाइन यहाँ पर के एलिमेंट्स हैं? नहीं है। नहीं है का मतलब क्या हुआ? नहीं है का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर एलिमेंट जो है, एलिमेंट जो है वो तो मिला, बट उसके नीचे उसके नीचे आपको मैट्रिक्स नहीं मिला। तो मैट्रिक ही अगर खत्म हो गया तो मतलब सारे रैंक का ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं। अब हम रैंक ऑफ बी अगर मैं आपसे पूछूं रैंक ऑफ बी, तो रैंक ऑफ बी क्या होगा? व्हाट इज रैंक ऑफ बी? नॉन जीरो रो, तो रैंक ऑफ बी इज 3। नाउ रैंक ऑफ ए बात करें, क्या बोल रहा था मैं, एक सी वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, आप इस सी वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, तो रैंक ऑफ ए मतलब सिर्फ इस वाले पोर्शन को कंसीडर करेंगे तो नॉन जीरो रो इज अगेन 3। अब ये हो गया केस नंबर सेकेंड। जैसे ही रैंक आती है आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सॉरी, एंड व्हाट इज केस सेकेंड में लिख रहा हूं, इफ if rank of A equal to rank of B equal to same, same means n लिख दो, अभी फिलहाल स्टैंडर्ड लिख रहे हैं तो n लिख देते हैं, और अगर ये n इसके इक्वल हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल, तो आप बोलोगे देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज व्हाट? कंसिस्टेंट। अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज करा था, अब मैं यूज कर रहा हूं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को अगर अपन सबसे लगातार, क्रिकेट कमेंट्री में सुना हो कि विराट कोहली इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग बाय लास्ट 2 इयर्स, मतलब वो परफॉर्म कर रहा है, कोई रिजल्ट आ रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है वो। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि देयर इज सम पॉसिबल रिजल्ट। तो हम ये कहेंगे कंसिस्टेंट अगर है तो हम बोलेंगे एंड यूनिक सोल्यूशन, UNI, यूनिक सोल्यूशन। इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2 मिनट रुकिए जरा, यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, ये इधर अब जरा देखिए, या देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों ही कितने आए हैं? 3। ओके, और हमारे क्वेश्चन में देखिए जरा नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? एक्स वाई एंड जेड, देयर आर 3 वेरिएबल, तो मैं इक्वल टू में लिखूंगा 3, और दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो आप क्या बोलोगे? सर इस ये क्या है? देन इट इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। अब जैसे ही मैं वर्ड यूज करूं यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि दुनिया भर के सारे लोग अगर जुट जाएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो उनका सोल्यूशन चाहे वो अलग अलग मेथड से करे, उनका सोल्यूशन हमेशा क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। मैं बात कर लेता हूं कि वो सोल्यूशन कैसा है यूनिक। आप कोई भी स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता है, सर आप बोल रहे हो यूनिक है, तो यूनिक बताओ कहां है। चलिए लास्ट वाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अगर मैं यहां लिखूं फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, तो आप देखिए यहां क्या लिखोगे? x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, y प्लस 5z equal to 17, and last is minus 18z equal to minus 54। अब अगर आप यहां से ये लिख लिया हमने,
अब लास्ट वाला लाइन देखिए, अगर मैं यहां से देखूं तो z का वैल्यू कितना हो गया 3। If you put z equal to 3 here, that is 15 and 17 minus 15 मतलब y equal to 2। आप बच्चे लोग आप put कर लेना और x की वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, एक यूनिक सोल्यूशन हो गया। अब ये जो भी कहानी इस क्वेश्चन में की गई, एक क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब जब मैं गेट में इस चीजों को पढ़ा रहा होता हूँ तो स्टूडेंट बोलता है सर बात बताइए, ये जो आप आ, बता रहे हैं ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ये तो बहुत लेंथी है, ये कैसे करेंगे हम एग्जाम में। अब जरा हम इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है। अब जब आप शॉर्ट में जब मैं यहाँ बनाऊंगा, जब भी मैं बनाऊंगा यहाँ, तो मैं इस इक्वेशन 1 से को जरा देखिएगा, मैं फिर से नीचे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ नीचे, नीचे वाले पेज पे आ रहा है, जरा आप इसको देखिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ E इक्वल, थोड़ा हैशटैग बना देते हैं, नॉट अ क्वेश्चन, E इक्वल टू, जरा आप यहाँ देखिए 1 2 3, this is 14, okay, 0 1 5 17 0 0 -18 और -54। देखिए आप कंसीडर कीजिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आप कुछ इस तरह से कंसीडर कीजिए कि सर ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं थोड़ा जल्दी कि एग्जैक्टली है क्या। आप बताइए ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। अब थोड़ी देर के लिए फर्ज करेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहीं पे कर दूंगा, ठीक है, तो आप देखते जाइएगा। अब अगर एक स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चन को देखा, अरे सर ने तो समझाया था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक बनाओ, बना लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक बना के उसने यही अप्रोच लगा के यहाँ तक आया, वो यही जो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही किया। अब अगर उसने सही कर लिया उस स्टूडेंट ने, तो वो क्या कहेगा, सर रैंक ऑफ बी 3 है, रैंक ऑफ ए भी 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा और वो यूनिक सोल्यूशन को ठीक कर देगा। हाँ, मोर इंपॉर्टेंट बात, इसके पहले एक और बात, कोई भी स्टूडेंट ये मत उम्मीद करना कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और आपसे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज पूछी जाएगी, नहीं पूछी जाएगी। अगर एग्जामिनर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक्स वाई और जेड की वैल्यू पूछता है और वो 4 ऑप्शन दे देता है, तो आपको ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि मैं अगर ऑप्शन दे रहा हूँ कि एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, ये पहला ऑप्शन है, सिमिलरली दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो स्टूडेंट समझ जाएगा कि दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव डेफिनेटली हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शंस कैसे आते हैं वो जरा मैं यहाँ लिखता हूँ। मान लीजिए कि पहला ऑप्शन है इनकंसिस्टेंट, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन है इनकंसिस्टेंट, सेकंड ऑप्शन है कंसिस्टेंट एंड यूनिक, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट, जो तीसरा केस हम पढ़ेंगे, तीसरा कोई और ले लो, नन लिख देते हैं। अब मैं 3 स्टूडेंट कंसीडर करता हूँ। स्टूडेंट नंबर 1, उसने क्या किया, यही रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ जो भी आया 3 आया, नंबर ऑफ वेरिएबल आया, तो इसको ठीक करेगा, इसको और उसको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे या 1 मार्क मिल जाएगा, जितने भी मार्क का क्वेश्चन होगा। ओके, अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, मान लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है, उसने ऑगमेंटेड बनाया, रो ऑपरेशन लगाया, बट रो ऑपरेशन लगाते समय उससे गलती हो गई। तो स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है कि गलती कहाँ की है उसने, वो तो एग्जाम दे रहा है, अब एग्जाम में उसको थोड़ी पता है कि गलती हो गई। दूसरा आप यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कि 54 की प्लेस पे उससे गलती से 0 हो गया, मान लेते हैं कि 54 की प्लेस पे गलती से उस बच्चे से क्या हो गया, 0 हो गया। अब वो तो अपने फ्लो में है, एग्जाम की बात करो, तुम मत सोचो कि गलत है या सही है। अब जरा काउंट कीजिए, रैंक ऑफ बी बताइए कितना हुआ, रैंक ऑफ बी देखो आप, नॉन जीरो रो है, फिर से 3, और रैंक ऑफ ए बताइए, फिर से 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल बताइए, फिर से 3, एक्स वाई और जेड, क्या हुआ, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी एंड नंबर ऑफ वेरिएबल, all 3 things are the same, then we can say that again it is a unique solution.
और जब भी आप देख रहे हो कि मैंने गलत किया है, अभी आपके पास पता है ना अपने को यहाँ पर जीरो की प्लेस पे क्या है, जीरो की प्लेस पे तो 54 है ओरिजिनल में। तो जरा फील कीजिए कि गलत होने के बावजूद वो स्टूडेंट ने गलती कर दी, तो गलती करने के बावजूद भी नंबर नहीं गए। अब उस स्टूडेंट की गलती कब पकड़ में आएगी, जब एक्स वाई जेड की वो वैल्यू निकालेगा, तो यहां तो वो लिखेगा एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 14, वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू 17, बट एट लास्ट वो क्या लिखेगा, -18z इक्वल टू 0। तो अब z की वैल्यू 0 आएगी और तब उसको पकड़ में आएगा, बट ये तो डेट में पूछ ही नहीं जा रहा ना, डेट में तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के आसपास ही घूमेंगे। तो आप, और यहीं से हमें कंसेप्ट भी अभी जनरेट करेंगे, 2 मिनट में शॉर्टकट बता देंगे। अब तीसरा स्टूडेंट, शुरुआत के दो स्टूडेंट थे, दोनों को नंबर मिले हैं, लेकिन खास बात है दूसरे स्टूडेंट के पास जिसने गलत किया फिर भी उसको नंबर मिले। ठीक है, अब इसको हटा सकते हैं, यहाँ -54 लिख देते हैं। फिर स्टूडेंट नंबर 3 आया, स्टूडेंट नंबर 3 क्या किया, फिर से रो ऑपरेशन लगाए, और रो ऑपरेशन लगाने के बाद अब उससे भी गलती हो गई, और गलती उससे ये हो गई कि गलती से यहाँ 0 आ गया। अब जैसे ही यहां 0 आया, तो जरा मुझे बताइए रैंक ऑफ जो बी हो गया वो कितना है, वो रैंक ऑफ बी हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये जनरल में बस यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे रैंक ऑफ बी कितना हो गया, वो 3 हो गया, और रैंक ऑफ ए कितना हो गया है, वो 2 हो गया है। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, तो ये वाला स्टूडेंट किसको टिक करेगा, इनकंसिस्टेंट को। तो अब समझ में आया क्या कि गलत गलती दो स्टूडेंट कर रहे हैं रो ऑपरेशन लगाने में, टोटल मैंने 3 स्टूडेंट कंसीडर किए थे, लेकिन पहले वाले को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो तो सही से किया, बट रिमेनिंग 2 स्टूडेंट ने गलतियां की। तो गलती करने के बाद भी एक स्टूडेंट को तो नंबर पूरे मिल गए और एक को नहीं मिले। तो ये पता लगाते हैं कि आखिर क्यों नहीं मिले और क्यों पूरे मिले और क्यों नहीं मिले, क्योंकि यहाँ इशू ये था कि गलती कहाँ हो रही है, टर्म को 0 किया, तो 54 किसका पोर्शन है, सी का। तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जरा मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिखकर समझा रहा हूँ, जरा बताइए देखना। रैंक ऑफ ए कितना चाहिए, 3, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ। रैंक ऑफ बी कितना होना चाहिए, 3, और वेरिएबल कितने होना चाहिए, 3। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ -18 था, ये केस 1 हो गया, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी 3, नंबर ऑफ वेरिएबल 3। ओके, चलिए अब इस सेकंड की बात करते हैं। यहाँ यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने 0 कर दिया था। तो अब मुझे बताइए आप रैंक ऑफ बी कितना है, व्हाट इज रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ बी इज 3, और रैंक ऑफ ए जरा फील कीजिए, रैंक ऑफ ए इज अगेन 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 है ही। ओके, ये तीसरा केस ले लेते हैं, ये तीसरा स्टूडेंट का क्या बोला था मैंने, तीसरे स्टूडेंट का यहाँ पर ये -54 ऐसे ही रहा, लेकिन उससे गलती कहाँ हुई गलती, यहां गलती हुई 0। तो अब जरा देखिए रैंक ऑफ बी कितना हो गया, ये हो गया 3, नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 ही है, बट रैंक ऑफ ए कितना हुआ, रैंक ऑफ ए हुआ 2। तो अगर एग्जाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है यूनिक सॉल्यूशन को लेकर, तो क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा ये जो यूनिक सॉल्यूशन वाला जो केस है, उसमें रैंक ऑफ बी निकालो रैंक ऑफ ए निकालो, दोनों रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी है, वो करने की बजाय क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा केस, पूरा जो भी केस है वो पूरी तरह से एक ही रैंक पर डिपेंड है। अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे इन तीनों केस को देखिए, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है क्योंकि रैंक ऑफ ए 3 है, देखो यहाँ पे तो रैंक ऑफ बी तो तीनों की 3 है, तो बी को तो छोड़ दो। तो हमारा यूनिक सोल्यूशन में पूरा केस किसके ऊपर डिपेंड है, ए पर डिपेंड है। तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया यहाँ पे 3, यहाँ भी रैंक ऑफ ए 3, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हो, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन इन यूनिक सोल्यूशन इन
unique solution is total dependency of solution. Total dependency is on metric A. सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंसी है? ए पर। तो अब अगर अपन इतना लंबा केस पता लगाने की बजाय, मतलब इतना लंबा चौड़ा केस अपन समझे इसकी बजाय, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं तो ध्यान से देखो, शॉर्टकट बना रहा हूं। पहले तो केस सेकंड लिख देता हूं। केस सेकंड, व्हाट वाज केस सेकंड? ध्यान से देखिएगा। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन, और ये जो भी एन है ये किसके इक्वल होना था? नंबर ऑफ वेरिएबल के। तो ये क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। मैंने वर्ड यूनिक सोल्यूशन बोल दिया, कंसिस्टेंट आप लोग समझ। ओके। और मैं नहीं समझता कि इसको याद करने के बजाय आप कुछ और याद क्या सीखे यहां से, कि अगर रैंक ऑफ ए अगर 3 है, अगर रैंक ऑफ ए 3 है तो डायरेक्टली यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। 3 कौन है? ये 3 कौन है? व्हाट इज 3? 3 इज नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। तो हम रैंक ऑफ बी पर जाए ही ना, हम क्या ये लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। बस आप रैंक ऑफ ए निकाल लीजिए, और वो जो भी रैंक ऑफ ए होगा अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो आप क्या कह सकते हैं? आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या है? यूनिक सोल्यूशन। ओके। और अभी एक और बाकी है। और अब जिन लोगों ने कल का लेक्चर देखा है, जैसे कोई रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे बच्चे और उनको ये समझ में ना आए, तो जस्ट अटेंड प्रीवियस लेक्चर फॉर 15 मिनट्स, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इफ कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है? रैंक वही है जो उसका ऑर्डर है। तो वही वाली बात होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैं बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है? ऑर्डर। अब मान लेते हैं कि इस डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3x3 है, तो 3x3 मतलब मान लेते हैं n है ये। तो ये n ही कौन है? ये n ही होंगे कौन? नंबर ऑफ वेरिएबल। तो अब अगर आज के बाद कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया इस तरह का, तो अब अपनी अप्रोच नहीं हो जाएगी। अप्रोच होगी, मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। अप्रोच, अप्रोच जैसे ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके सामने मिला एग्जाम में, नंबर 1 वो टाइप 1 का होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ टाइप 1 का होना चाहिए। नंबर 2, जैसे ही आपको पता चल, एक एक सेकंड की बात है, ये सब एक एक सेकंड में पता चल जाएगी। टाइप 1, अब जैसे अभी टाइप 1 मैंने बताया नहीं है ना, आई डिस्कस इट लेटर। अब टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब टाइप 1 का क्वेश्चन होने के बाद आप क्या करो? आप रैंक ऑफ ए निकाल लो, रैंक ऑफ ए, या आप क्या निकाल लो? डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? नॉट इक्वल टू 0 आ गई, आपकी किस्मत चल गई कि एग्जाम में तो अरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सब 3 आ रही है, तो नॉट इक्वल टू 0 20 सेकंड में आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो कंफर्म आप बोल सकते हैं कि वो यूनिक सोल्यूशन। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो? अरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो अपन कुछ और करेंगे, कुछ और सीखेंगे यार। ठीक है। अब वो कुछ और क्या सीखना है वो हम अगले क्वेश्चन में। ओके। बट हमारी अप्रोच निश्चित हो चुकी है कि हमें क्या करना है। हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू या रैंक ऑफ ए पहले निकालना है। ठीक है। अब अगर हम रैंक ऑफ ए पहले निकाल देंगे तो बड़ा बेनिफिट। चलिए, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड लेता हूं। थर्ड, x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू -6 एंड 3x प्लस वाई
प्लस z इक्वल टू -18। अभी अपन डिटरमिनेंट की कंसेप्ट में बात करेंगे इस रास्ते में, तो बस वेट कीजिए, मजा आएगा। अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखते से मैंने कह दिया कि सर ये तो टाइप 1 का है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टूडेंट को याद रहे कि सर ये व्हाट इज टाइप 1, टाइप 1 सबको बताइए सर, ये क्या चीज है टाइप 1। अपने को सब मतलब स्टूडेंट को पता होना चाहिए ना। तो चलिए, अब मैंने आपसे क्या कहा, क्या करूं? मैंने कहा ए की रैंक निकालो, ऊपर वाले स्लाइड में ए की रैंक निकालो। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टली मूव करना है। आप इस ए का ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर आएगा 3x3। तो आप एक काम करो, ए की रैंक तो निकालो, लेकिन ए की रैंक निकालो डिटरमिनेंट मेथड से, बिकॉज अपन को कंफर्टेबल है किसके लिए, इसके डिटरमिनेंट 3x3 का डिटरमिनेंट अपन निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 3 1 1। और अब इसको सॉल्व करें तो -1 और -2 दैट इज -3, ये +1 हो जाएगा, e -6 मतलब -3, और 1 के साथ करें तो 3 + 3 दैट इज 6, और -6 + 6 ये हो गया 0। अब आप समझिए, यहां अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती, इफ वी फाउंड डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हियर, क्या होता? तो आपका सॉल्यूशन आ चुका होता, आपका आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। 20 सेकंड, कितने सेकंड लगे आपने मुझे देखा? ठीक है, मैं तो समझा भी रहा हूं, लेकिन अब स्टूडेंट बोलते सर ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। टोटल देयर आर 3 केसेस। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू, ध्यान से मैं लिख देता हूं, इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो कंफर्म क्या बोल दो कि ये यूनिक सोल्यूशन है। ये कैसा है? यूनिक सोल्यूशन। अब स्टूडेंट का यूजुअली क्वेश्चन होता है, सर व्हाट हैपन व्हेन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो ये ना सोल्यूशन नहीं देगा, सोल्यूशन नहीं देगा, लेकिन ये बता देगा कि कम से कम क्या नहीं है। क्या नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ये यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है भैया। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बच्चे को पहले से पता है थ्री पॉसिबल केसेस, देयर आर 3 पॉसिबल केसेस इन विच एक केस तो एलिमिनेट हो गया कि यूनिक नहीं है। अब हमारे पास कितने केस बचे? तो इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन वगैरह हो तो उन ऑप्शन में से यूनिक वाला ऑप्शन बाहर हो गया, एक या दो ऑप्शन बाहर हो सकते हैं। तो ये डिटरमिनेंट निकालने से आपका क्वेश्चन आसान होता है, आप थोड़ा आंसर की तरफ क्लोज जाते हैं और एक अप्रोच क्लियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड इफ I I found the value of determinant that is equal to 0, तो मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया। क्या? बिना सोचे समझे आप ऑगमेंटेड मैट्रिक लगा दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। आप बिल्कुल बिंदास यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक बना लो, जितनी जल्दी बनाओगे आप उतनी जल्दी आंसर के क्लोज जाओगे। और यही फायदा होगा इस अप्रोच से पढ़ने का, कि एग्जाम में हमें पता चल जाए, एटलीस्ट वी शुड नो कि करना क्या है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। अब जरा यहाँ देखिए, कॉस्ट हो गया, वही डॉक्यूमेंटेड मैट्रिक अप्लाई रो ऑपरेशन, वही सब मैं कह रहा था। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। 1 को यूज करते हैं, इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है तो ऑपरेशन लिख दूं क्या? फॉर R2 माइनस 3R1, और R3 के लिए ऑपरेशन क्या लगेगा भाई साहब? R3 माइनस 3R1। इस बात को नहीं छोड़ना है अपने को, ओके? इस बात को ठाने रखना है, अपने साथ में रखना है, क्लियर? तो चलिए, अब अगर हम यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं तो जरा देखिएगा, -1 1। देखिए, अपन एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बोल लो या अप्रोच बोल लो, अभी अपन फिर से डिस्कस करेंगे। 0, 3 - 3 0, -1 माइनस कर रहे हैं तो +3 दैट इज 2, 2 - 3 दैट इज -1, -6 that is -12, again 3 - 3 that is 0, 1 माइनस कर रहे हैं तो +3 that is 4, 1 - 3 that is -2, and -18
-6 that is -24. ओके, अब अब अपन इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट 1 बनाओ। क्या अब मेरे सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा है कि क्या ये मैंडेटरी है 1 बनाना? नो, मैंडेटरी है 0 बनाना। अब अगर यहाँ 1 नहीं बनाया और अगर यहाँ पर हमने यहाँ 2 भी बना लिया, बनाया नहीं, 2 ऑलरेडी है, तो आपका एम क्या है? इस नंबर को यूज करते हुए नीचे वाला जो नंबर है इसको 0 करना। आपको लग रहा है ये 4 R3 है, अगर इसको मैं 2 टाइम माइनस कर दूंगा तो 4 - 4 0 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा साहब। R3 के लिए ऑपरेशन अगर हम लगाएं तो R3 माइनस 2R2। ओके, अब देखिए 1 -1 1 0 2 -1 -12। ओके, 0। ध्यान से देखिए 4 - 4, अभी मैं केस समझा रहा हूं, मैं इसकी शॉर्टकट पे नहीं जा रहा हूं। हाँ, 4 - 4 0 -2 माइनस कर रहे हैं, +2 हो जाएगा दैट इज 0 एंड -24 और माइनस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करके तो +24 दैट इज 0। अब जो भी स्टूडेंट ने आज पहला लेक्चर देखा वो रैंक थोड़ा कंफर्टेबल है कि वो नॉन जीरो दो होता है और डायगोनली चल रहा है। अब आप देखोगे 2 के डायगोनल की तरफ हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्या मिला? 0 मिला। तो अब मैं यहाँ पर केस केस थर्ड लिख दे रहा हूँ, पहले थर्ड लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा इधर, ठीक है? यहाँ पर केस हम क्या कर रहे हैं, पहले हम केस थर्ड लिख रहे हैं और उसके बाद इसको यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए केस थर्ड क्या है, इफ रैंक ऑफ ए, ध्यान से देखिएगा प्रीवियस केस थोड़ा सा रिवाइज हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन। अगर स्टूडेंट्स को याद हो तो प्रीवियस केस में भी ये लिखा था कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन। इसका मतलब इतना ये जो पोर्शन है कि क्या शो करता है, ये शो करता है कंसिस्टेंट। तो याद क्या रखना है कि कंसिस्टेंट जब वर्ड स्टूडेंट सुनता है तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाज होते हैं, यंग एज होती है, जल्दबाजी करते हैं, कंसिस्टेंट सुनते से अगला स्टेप बोल देते हैं वो यूनिक सोल्यूशन नहीं। अगर ये रिसेंटली शायद 2019 या 20 में क्वेश्चन आया था कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन बताओ, तो हमेशा याद रखना अगर मैंने आपको सिर्फ कंसिस्टेंट बोला है तो देयर आर 2 पॉसिबल सोल्यूशन। कंसिस्टेंट के बाद यूनिक भी हो सकता है और कंसिस्टेंट के बाद इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब उसकी कंडीशन के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा यहाँ कि जो भी एन है वो किससे कम हो, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। अब अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या बोलोगे, एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इस तरह का जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब अपनी बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। रैंक ऑफ बी बताओ कितना, नॉन जीरो रोज दैट इज 2। रैंक ऑफ ए कितना, ए मतलब डॉटेड लाइन के पहले वाला पोर्शन, रैंक ऑफ ए इज अगेन 2। तो आप क्या कहोगे, यहां पर कहोगे सर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2 इज लेस देन 3। 3 कौन है, व्हाट इज 3? नंबर ऑफ वेरिएबल। आप देख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड 3 वेरिएबल। तो आप कहेंगे कि सर ये कंसिस्टेंट है एंड ये क्या है, इनफाइनाइट। हाँ जी, यस सर। आप चालू रखिए सर। ओके ओके ओके, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब जरा आप इस बात को समझे, ये तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब अभी कोई स्टूडेंट मुझसे, अभी मैं इसकी शॉर्टकट पे आऊंगा, बिफोर दैट अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे सर आपने बोल दिया कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मेरी सॉल्यूशन, मैं कैसे मान लूं? तो यहां पर भी सीखने को है। कैसे, जरा आप ये देखिए, फिर से इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 से मैं लिख देता हूं क्योंकि बाद में अगर स्टूडेंट्स को नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो यहां से ले सकते, फ्रॉम 1 डिराइव, क्या हम
इस तरह से लिख सकते हैं जरा, जैसा मैं लिख रहा हूं, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2y माइनस जेड इक्वल टू -12। इसमें तो कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कल जब हम ये क्वेश्चन, जब रैंक शुरू किया था, तो मैंने कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक बेसिक रूल होता है, बेसिक रूल। और वो बेसिक रूल क्या होता है? जहां किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सबसे पहले आप वेरिएबल काउंट करें। तो जैसे मैंने वेरिएबल काउंट कर लिए, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है। तो तय कर लो, आपके ब्रेन को एक मैसेज पहुंचा दो कि देयर इज अ 3 वेरिएबल and I can solve this system of equation when the 3 equation exist। जब तक 3 इक्वेशन नहीं होगी, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम मना कर दो। कोई भी दुनिया का व्यक्ति है, इसको मना कर दो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 इक्वेशन लिखी है और वेरिएबल 3 आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ 0x लिख लो, नहीं तो वो तो अपन ने 0 बनाया है। तो आप क्या करोगे? तो आप एक लॉजिक लगाओगे, सर हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो ऐसे समय आपको बाय योर ओन कंसीडर करना पड़ेगा लेट z इक्वल टू k। तीसरा, हमेशा रो ऑपरेशन नीचे से ऊपर लगते हैं। तो अगर रो ऑपरेशन नीचे से ऊपर लग रहे हैं तो नीचे वाला रो 0 होगा। अब स्टूडेंट पूछता, सर आपने z इक्वल टू k क्यों लिया? मेरा मन तो हो रहा है मैं y इक्वल टू k लूंगा, या किसी और स्टूडेंट का मन हो रहा है कि मैं x इक्वल टू k लूंगा। नहीं, हमेशा याद रखें, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर 3 वेरिएबल है तो तीनों को कोई काम दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड इज फॉर सेकंड एंड थर्ड इज फॉर थर्ड। अगर आपने नोटिस किया हो यूनिक सोल्यूशन में, तो वहां याद है नीचे लास्ट वाली इक्वेशन की मदद से z की वैल्यू आई थी, दैट वाज 3। फिर जब आपने ऊपर पुट किया था तो सेकंड वाली इक्वेशन की मदद से वैल्यू आई थी y की वैल्यू। मतलब सेकंड इक्वेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं क्वेश्चन अभी आगे जब हम करेंगे तो वहां ये वाला बात फिर से आएगी। फिलहाल अगर आप z इक्वल टू k लेट, यहाँ पर लेट, अब अगर ये z की वैल्यू भी कहलाएगी एज वेल एज इक्वेशन भी कहलाएगी, तो बताइए अगर आप पुट करेंगे तो क्या होगा? 2y माइनस k इक्वल टू -12, देन द वैल्यू ऑफ y इज k माइनस 12 अपॉन 2। तो ये हो गया z का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। सिमिलरली आप x का वैल्यू निकाल, और तीनों ही वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? a पर। तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ k वी हैव अ डिफरेंट सॉल्यूशन, दैट मींस मेनी सॉल्यूशन। या अगर आप कहें कि फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ k वी हैव अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो ये तो हो गया k। अब एक दो चीजें डिस्कस करेंगे, फिर टाइप 2 पर जाएंगे। ये जो दोनों की चीजें डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहले इसी केस को समझो, इसी केस को आप समझो। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक लाइन में लूंगा यहाँ पर, जस्ट देखिएगा। मैं यहाँ पर इसको अगर अपन देखें, एक सेकंड में क्वेश्चन यहीं से लिख लेता हूं। एक सेकंड, यस, चलिए, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो एक सेकंड बस। अब देखिए, व्हाट वाज अवर क्वेश्चन? मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड, ये बहुत आसान मेथड है, आपको अभी समझाता हूं। व्हाट वाज क्वेश्चन? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू -6। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा बच्चा पार्टी यहाँ पे। जितने भी स्टूडेंट बाद में देखें वो स्मार्ट वर्क को ना भूलें। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है, रिकॉर्डिंग में कुछ बच्चों को जो आज नहीं आए, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर अटेंड करें, मजा आएगा, लाइव के मजे अलग हैं। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन आया। क्या बोला था मैंने? नंबर 1, ये क्या है? ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी? अभी बार बार नहीं निकालूंगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई। अब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई तो क्या लगाया? एक ऑगमेंटेड बना दिया। मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, ये देखिए, अब तो बनाएंगे, ऊपर वाले को छोड़ दो। ऑगमेंटेड बना लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ना। 1 -1 1। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि मुझे ऑगमेंटेड बनाना है?
बताओ मुझे कैसे पता चला? सोचो, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मुझे ये मैसेज दे रही है कि सर ऑगमेंटेड बना दो। पहली रो का पहला ये एलिमेंट है और ऑगमेंटेड बनाने के बाद एक रो ऑपरेशन है ना, एक रो ऑपरेशन लगा दो। ये वही कर रहा हूं जो पहले किया हुआ है, 2 - 1 -12 4 -2 -24। जल्दीबाजी में था ना, ऊपर वाले से कॉपी कर लिया। ओके, जो जो मैंने ये बोला है मैं अभी आपको लिखकर इसका शॉर्टकट बना के दूंगा, अभी तो सब समझा रहा हूं। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे ही 0 आई तो उसने हमें यूनिक सोल्यूशन से दूर कर दिया। सर यूनिक तो नहीं है। अब अपन दोनों लोग क्या सोच रहे हैं? वेदर इट विल हैव नो सोल्यूशन, वेदर इट विल हैव व्हाट, वेदर इट विल हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। आप मुझे बताओ, सोचो कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए, जरा मैं ऊपर जाता हूं फिर से, जरा देखिएगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए देखिए, पढ़िए, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी तो एन के इक्वल होना चाहिए और ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो जरा आप इसको देखिए, इक्वेशन 1 को। रैंक ऑफ बी और रैंक ऑफ ए क्या है यहाँ पर? 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। इसका और ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा कब हो पाएगा जब ये लास्ट रो क्या हो जाए? 0। लास्ट रो क्या हो जाए? अब आप जरा एक बात देखिए, कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी मैं बात करूंगा इस बारे में, इसलिए आप जरा एक सेकंड, हाँ, आपको लग रहा है कि ये दोनों रो, ध्यान से देखिएगा, R2 और R3 सेम है। अगर आप R3 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर दो रो सेम हो जाए, अगर दो रो सेम हो जाए, तो मैंने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, व्हेनेवर वी हैव टू रो सेम तो लास्ट रो 0, लास्ट रो 0 हो जाएगा। और अगर ये लास्ट रो 0 हो जाएगी तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों ही किस इक्वल तो होंगे, 2 होंगे वो, बट किससे छोटे होंगे? किससे छोटे होंगे बताइए? 30 से छोटे होंगे। जैसे मगर मैं करके बताता हूँ, तो इसको मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि मतलब आई सजेस्ट कि हम लोग गेट की एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारा मैथ्स तो अच्छा है, बट हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जनरेट होना चाहिए जो थोड़ा बहुत एक कर ही बता दे। तो मैं एक केस लिख रहा हूँ, देखना मैं केस लिख रहा हूँ, नंबर 1। इफ, देखना अजीब सा है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा। इफ टू रोज, ध्यान से देखना, इफ टू रोज ऑफ बी, ये इसको ऐसा कर देते हैं, बी मतलब कौन है? ऑगमेंटेड है ना। बी आर सेम। अगर आपको ऑपरेशन लगा, एक आध ऑपरेशन लगाने के बाद इफ यू फाउंड टू रोज ऑफ बी आर सेम, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो एन इनफाइनाइट मैनी। कैसे? जरा आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर मान लो 1 है। अब आप ये बताओ कि ये दोनों रो सेम है, और अगर दोनों रो सेम है तो क्या आपको नहीं लगता -1 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 2 -1 -12, और ये पूरी टर्म भाई साहब क्या हो जाएगी? 0। अब आप करके देख लेना भैया, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। मैं वो आपको याद करने के स्टेप से बताना चाह रहा हूँ, जरा शुरू से देखते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया, टाइप 1 आया, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, डिटरमिनेंट 0 आया, तो दिमाग में क्लियर हो गया कि यूनिक तो नहीं है भैया। और अगर यूनिक नहीं है तो चुपचाप बिल्कुल बिना देरी किए आप एक रो ऑपरेशन लगा दो ऑगमेंटेड बना के। और ऑगमेंटेड बनाने के बाद जब आप एक रो ऑपरेशन लगाओ तो एनालाइज करो कि वेदर टू रोज ऑफ बी आर सेम, सेम है या नहीं है। तो मैंने देखा कि दोनों रो बी का क्या है? सेम है। तो सेम है तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देगा। ठीक है, अब देखिए, इफ इफ मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता बाई चांस, ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूं कि बाद में आप पढ़ोगे तो मैं अलग से लिख रहा हूं, ये 2 लिख दिया, 0 2 -1, ये मैं कंसीडर कर रहा हूं ना लेट, और ये -12। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो,
0, 4, -2 एंड -24। चलिए अब शुरू से देखते हैं। क्वेश्चन आया टाइप 1 देखा, नंबर 1 टाइप 1 देख लिया। टाइप 1 देखने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, डिटरमिनेंट 0 आ गया, अपना दिमाग सेट हो गया, यूनिक नहीं है सर, ये तो इनफाइनाइट है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, आपको और मेरे को क्लियर हो चुका है। अब अपन ने एक रो ऑपरेशन, अब एक रो ऑपरेशन लगाने के बाद मान लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंसीडर कर लिया है, तो मान लो कि यहाँ -24 की बजाय 25 है। ये मैंने कंसीडर किया है ना, प्लीज डू नॉट टेक कि सॉरी कहां से ले आए, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब जैसे ही ये हुआ, तो अब आप ऑब्जर्व करो, ये मैं केस सेकंड लिख रहा हूं, अब आप ऑब्जर्व करो क्या किया। जल्दी तो नहीं किया मैंने, डिटरमिनेंट निकाला, 0 आया, अब में आ चुका है, यूनिक नहीं है। मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ओके, तो जल्दी से जितना फास्ट हो सके ऑगमेंटेड बनाओ, एक रो ऑपरेशन। अब मैं वो वन रो ऑपरेशन किसको बोल रहा हूं, इस वन को यूज करते हुए इन दोनों को जीरो करना, ये टोटल मिला के वन ऑपरेशन है ना। ये तो अब ऑपरेशन ही गिनते बैठ जाएंगे अपन। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इफ, ऊपर क्या लिखा था, 2 rows ऑफ बी आर सेम, अब मैं क्या लिख रहा हूं, इफ 2 rows of A are same, if 2 rows of A are same, मतलब सिर्फ एक ही 2 रो सेम है। जरा देखना, अगर किसी को भी डाउट हो तो मैं करके बता रहा हूँ, या देखिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर 2 रो सेम है तो डेफिनेटली नीचे वाला रो जीरो कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं, हो ही जाएगा। तो अब जरा देखिए, 1 -1 1 और ये 2 हो गया। ये देखिए 0 2, ये मैंने एग्जांपल इसीलिए कंसीडर कर लिया था, -2। अब ध्यान से देखिए, एग्जाम में करने की रिक्वायरमेंट थोड़ी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पर आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए 2 और 4 सेम ही है, मतलब 2 टाइम माइनस कर दोगे 0, -2 +2 लो साहब, ये भी माइनस कर दोगे 0, बट ये 25 है। अब अगर आप 2 टाइम माइनस करोगे तो ये -25 एंड +24, दैट इज ये -1 हो जाएगा। अब आप जरा देखिए कि रैंक ऑफ बी क्या है। व्हाट इज रैंक ऑफ बी, दैट इज 3, दैट इज 3। ये प्लस हो गया गलती से, ये हाँ, रैंक ऑफ बी क्या है 3, और रैंक ऑफ ए कितना हो गया 2। तो क्या कहें, क्या मैं यहां लिख दूं कि देन नो सोल्यूशन। मैं तो भैया ऐसे ही करता हूं। अगर आप इस चीज को फॉलो करें तो मुझे लगता है कि आप फास्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी जनरेट होगा। तो अपन इसको शॉर्ट में लिखते हैं। चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। अपन अगले पेज पर यहाँ जरा देखिए, मैं इसका शॉर्टकट बना रहा हूं, यहीं पे बना दे रहा हूं, ax = c, यही था सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या किया, इफ, अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला और क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन। कंसिस्टेंट आप लोग लिख लेना। ओके, इफ, अगर बाय चांस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, तो आपको क्या करना है, सुनो, ये यहां लिखता हूं, स्टेप नंबर 1, फॉर्म ऑगमेंटेड, ओके, एंड अप्लाई 1 रो ऑपरेशन, यही कहा था। अब ये देखिए, ये ना कोई भी ये अब आपको कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। हाँ आप बताइए, आप एग्जाम में पहुंचे, आपने डिटरमिनेंट निकाला, 0 आया, अरे सर ऑपरेटेड बना है एक ऑपरेशन। अब क्या होगा, एक रो ऑपरेशन लगाने के बाद आप देखो, मैं वही लाइन लिखूंगा, इफ 2 rows ऑफ, देखो, इफ 2 rows ऑफ E are same, then what? Infinite many solution। खत्म ना, अपन मैथमेटिक्स से ही बाहर आ गए। हमने तो अपना खुद का कुछ बना लिया। और क्या ये जरूरी है कि दोनों रो बी की सेम हो, नहीं।
तो आप लिखेंगे इफ टू रोज ऑफ ए आर सेम, अगर टू रोज ऑफ ए आर सेम है दैट मीन्स नो सोल्यूशन, बस बात खत्म। अब आप कुछ इतना भी आज अपन ने पढ़ा कि अब इस एक पेज की मदद से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कब करना है, ये सिर्फ किसके लिए कर सकते हो, ये किसके लिए कर सकते हो, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, फॉर टाइप वन। अब अभी तक है ना, जो भी स्टूडेंट्स को बाद में देखेंगे सोचेंगे सर है ना बहुत देर से टाइप टाइप बोल रहे हैं, टाइप कहाँ है, ये क्या चीज टाइप है, अपन बात। आई होप मेरा स्पीड और वो सब क्लियर था। अगर जो भी स्टूडेंट बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं और अगले लेक्चर में मुझे ज्वाइन करते हैं लाइव, they can ask any doubt related to the previous lectures, so not to worry about this. ओके, चलिए अब अगर हम यहाँ देखें तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है जरा आप देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू द system of equation has number one no solution, number two unique solution, and number three infinite many solution। और क्वेश्चन क्या है, कोई और एक क्वेश्चन लिखा ही नहीं हमने, तो यहाँ लिख देते हैं अपन क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लैम्बडा z इक्वल टू म्यू। अब ये क्वेश्चन इस तरह के कम से कम मोर देन 70 to 80 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दो बातें, नंबर वन, फर्स्ट वन, ये जो पैटर्न हम पढ़ रहे हैं दिस पैटर्न इज टाइप 2, ये है आपका नया, इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये है आपका टाइप 2। अब ये टाइप 2 है, ये कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ध्यान से सुनना, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर कहीं पर भी अननोन पैरामीटर एग्जिस्ट कर रहा हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लैम्बडा अननोन है एंड म्यू अननोन है, तो आप डायरेक्टली यू कैन से दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिलोंग्स टू द टाइप 2। बट अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोई अननोन पैरामीटर नहीं हो, जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस में था, तो वो आप कहेंगे दैट इज टाइप 1। होप आई एम वेरी मच क्लियर नाउ। क्या कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, इन एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ वी फाउंड सम अननोन कांस्टेंट और अननोन पैरामीटर, देन दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप 2। if there is no unknown parameter, just the numbers and the variables are there, then we can call it type 1। I hope आपको क्लियर होगा ये। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि ये टाइप 2 का है, तो यहाँ दो टाइप की अप्रोच है, दो टाइप की अप्रोच। अब कैसी बनाना है वो मैं आपको अगले दोनों तीनों क्वेश्चन में बता दूंगा। आप ये देखिए कि वो अननोन पैरामीटर किधर साइड पे, किधर साइड पे मतलब ऐसा अजीब से पढ़े, ये देखिए ये लैम्बडा जो यहाँ है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलता हूँ, आपका भी लेफ्ट ही होगा जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, और जो ये जो न्यू है ये राइट हैंड साइड है। तो हमें प्रेफरेंस राइट वाले को देना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अननोन पैरामीटर एग्जिस्ट, इफ द अननोन पैरामीटर इज एग्जिस्ट ऑन द राइट हैंड साइड, देन डेफिनेटली बिना सोचे समझे क्या बना लो, ऑगमेंटेड। मत सोचना मैं आपकी प्लेस पे मैं सब सोच चुका हूं, ठीक है, तो आप मत कीजिएगा, आप ऑगमेंटेड बना। हाँ, एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो विदाउट ऑगमेंटेड से हो जाए, बट आपको मैक्सिमम तो यही होता है।
तो वो तो आसान क्वेश्चन है, वो तो मैं ना भी पढ़ाऊंगा तो आप ही कर लोगे। तो अपन तो अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एंड टू लैम्बडा म्यू, क्या कहा मैंने, क्या मैंने आपसे कहा कि in type 2, whenever the unknown parameter exists on the right hand side of the system of equation, then definitely we are going to form an augmented matrix. And we are going to apply the same procedure what we applied before. Sorry, we are going to apply the same procedure what we applied in the rank. First row, first element 1, using this one, convert these two elements as 0. Okay, चलो लगा देते हैं। R2 for R2 minus R1, and for R3 there is R3 minus R1. Okay, अब देखिए यहाँ B equal to 1 1 1, ये 6 हो गया आपका। 1 minus 1 that is 0, 2 minus 1 that is 1, 3 minus 1 that is 2, and 10 minus 6 that is 4. 1 minus 1, 0, R3 minus R1, 2 minus 1 that is 1, lambda minus 1 and mu minus 6. ये वही ऑपरेशन है जो प्रीवियस लेक्चर से मैं लगाता जा रहा हूं। अब आप देखिए डायगोनल में आए तो ये 1 मिला, ये डायगोनल में आए तो 1 मिला, 1 1 1, ये 6। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर। आप 7-8 क्वेश्चन एक साथ करोगे तो ऑपरेशन लगाना आ जाएगा आपको 0। अब आप बताइए यहाँ ऑपरेशन क्या लगाऊं, R3 के लिए ऑपरेशन लगाना है R3 minus R1। आई होप यू गाइस क्लियर नाउ। इस वन को यूजिंग दिस वन वी हैव टू कन्वर्ट दिस एलिमेंट एज 0। तो 1 minus 1 दैट इज 0, ये हो गया लैम्बडा माइनस 3, और म्यू माइनस 6 और माइनस 4 दैट इज म्यू माइनस 10। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जरा आप देखिए यहां कि अगर हम यहां देखें, एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन में मैंने तीनों केस डाल दिए, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ फिर से लिख ले रहा हूं इसको, E इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा इसलिए पूछे जाते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको वाकई में सॉल्व करना है तो स्टूडेंट को तीनों केस पता होना चाहिए। व्हाट आर ऑल थ्री केसेस, 0 1 2 एंड 4। चलिए, वैसे ये क्वेश्चन एक ही केस के लिए आया था, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ तीनों केस डिस्कस कर। अब जरा देखिए केस नंबर 1, देखते जाइएगा। इफ लैम्बडा इक्वल टू 3, अब आप बोलोगे सर ये आपको पता कैसे चल रहा है? अरे आपको केस याद होना चाहिए, आपको केस पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये मैं कंसिडर कर रहा हूं कि लैम्बडा इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा। अगर लैम्बडा इक्वल टू 3 यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉमा, इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, अब यहां देखिए म्यू माइनस 10 लिखा है लास्ट में, and we are considering mu not equal to 10. Let us consider it is 12. Then 12 minus 10 that is 2. अब आप ऑब्जर्व कीजिए, यहीं से ऑब्जर्व कीजिएगा, रैंक ऑफ बी कितना हुआ, 3। रैंक ऑफ, देयरफॉर अपन लिख सकते हैं क्या, रैंक ऑफ ए कितना होगा, 2 होगा, नॉन जीरो रोज। और रैंक ऑफ बी कितना दिखाई पड़ रहा है, 3। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी एंड नो सोल्यूशन। ओके, अब ये आपकी मर्जी, अगर एग्जाम में नो सोल्यूशन आया है तो बस रसक किया और बस वो देख के आपका आंसर। ओके, चलिए अब अपन फिर से करते हैं, एक सेकंड, जस्ट वर्ड इफ। अब अगेन म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, ये मैंने कंसीडर किया पहले, तो ऑलरेडी था। तो क्या कंसीडर किया था अपन ने, 12 माइनस 10 दैट इज 2, ठीक। और लैम्बडा is not equal to 3. If I am considering lambda is not equal to 3, then we can consider it 4,
4 माइनस 3 दैट इज 1। अब आप देखिए रैंक ऑफ बी कितना है, रैंक ऑफ बी 3 हो गया, और रैंक ऑफ ए भी क्या हो गया 3। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू 3, और इक्वल टू भी 3 है क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। ओके, तीसरे केस की बात करता हूं। तीसरे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इफ आप देखें, एक सेकेंड बस, ये देखिए, इफ लैम्बडा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10। अब आप देखिए, म्यू इक्वल टू 10 हो गया तो ये टर्म क्या हो गई, 0। और लैम्बडा इक्वल टू 3 हो गया तो ये भी टर्म क्या हो गई, 0। ठीक, तो अब आप देखिए क्या होगा, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2 और लेस देन 3। 3 क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल आपके 3 है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। आपने नोटिस किया मैंने केस सेकंड और केस थर्ड लिखते समय देखिए यहाँ पे जगह छोड़ दी थोड़ी सी, लग रहा था कि शायद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस छोड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसके लिए केस सेकंड के लिए, केस सेकंड के लिए। अब जरा मैं केस सेकंड को फिर से देख रहा हूँ। केस सेकंड को देखिएगा सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ लिखा था म्यू नॉट इक्वल टू 10, तो 12 माइनस 10 दैट इज 2 ले लूं, और लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 मतलब 4 माइनस 3 दैट इज 1 ले लूं। अब मान लीजिए यहाँ कि किसी स्टूडेंट ने कहा, मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने म्यू नॉट इक्वल टू 10 लिया है बट मैं म्यू इक्वल टू 10 ले रहा हूँ। सुनिए, यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू 10 था, अब इक्वल टू 10 भी ले लेते, लैम्बडा को आप नॉट इक्वल टू 3। अब यहाँ अगर 0 हो जाएगा, if we are taking mu equal to 10 then definitely that case becomes 0, and if it is 0, now again calculate rank of b. What is rank of b? रैंक ऑफ ए देखिए अगेन 3 और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3, दैट मींस यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ ये हुआ कि म्यू, लैम्बडा तो नॉट इक्वल टू 3 है, म्यू नॉट इक्वल टू 10 हो या इक्वल टू 10 हो, दोनों में ही यूनिक सोल्यूशन आता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने पहले अभी एक क्वेश्चन किया था जहां यहाँ पे 54 लिखा था मैंने, और वहां मैंने 0 कंसिडर किया था और एक बार इधर 0 कंसिडर किया था। वो स्टूडेंट शुड रिमेंबर द स्टेटमेंट, आपको वो एक ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा यूनिक सोल्यूशन वाला। इसका मतलब क्या है, अब एग्जाम में यहाँ पे 3 ऑप्शन आए। पहला ऑप्शन लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 म्यू नॉट इक्वल टू 10 यूनिक आ रहा है। दूसरा ऑप्शन लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 म्यू नॉट इक्वल टू 10, इसमें भी यूनिक आ रहा है। एंड थर्ड ऑप्शन वाज, मैं लिख देता हूं, लैम्बडा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू कैन एनी वैल्यू। अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो स्टूडेंट शुड कंसीडर द ऑप्शन एनी वैल्यू। क्यों, बिकॉज अगर आपने एनी वैल्यू लिया है तो एनी वैल्यू में क्या हुआ, एनी वैल्यू में क्या हो रहा है बताइए, एनी वैल्यू में आप कह सकते हैं कि 10 भी आ गया और 11 भी आ गया, 10 भी आ सकता है और 11 भी आ सकता है। तो जब 10 आएगा तो इक्वल टू 10 आ गया, और जब 11 आएगा तो नॉट इक्वल टू 10 आ गया। ये कंफ्यूजन के लिए था क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सभी लोगों को ये बात क्लियर रही होगी। ठीक है, तो और टाइप 2 भी क्लियर ही हो गया होगा कि कितना क्या कर सकते हैं अपन इसमें, है ना। चलिए अरे अगले क्वेश्चन बढ़े आगे की तरफ। क्वेश्चन चलिए, हाँ फिर क्वेश्चन अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1
x plus 2y plus 4z equal to lambda, x plus 4y plus 10z equal to lambda square. And the question is find lambda. अब आप सोचो, अब आप देखो, ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या आपको ये फील नहीं आ रहा कि ये टाइप 2 है? सबसे पहले मैं लिख देता हूं ये दिस क्वेश्चन इज टाइप 2। और अब किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, लेक्चर को थोड़ा सा जब भी वो रिकॉर्डिंग दिखेगा तो वो पीछे कर ले, आगे कर ले, वो टाइप 2 के बारे में पता कर ले कि व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि in any system of equation if there exists one unknown parameter that question belongs to type 2। एक बात हो गई। दूसरी बात सोचिए ये जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो टाइप 2 का है, क्या आपको फील आ रहा है कि ये जो नॉन पैरामीटर है वो राइट साइड में? अब अगर वो राइट साइड में है तो क्या कहा था मैंने, बिना कुछ दिमाग लगाए जितनी जल्दी हो सके ऑगमेंटेड बनाइए। मत दिमाग, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को ऑगमेंटेड बना लेना है। 1 2 4 लैम्बडा, 1 4 10 एंड लैम्बडा स्क्वायर हो गई एक बात। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप नोटिस कर रहे हैं या फाइंड लैम्बडा, मैंने बदला है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट बोलता है सर ये जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने अननोन पैरामीटर के बारे में बात की, तो प्रीवियस क्वेश्चन में अननोन पैरामीटर के बारे में आपने कहा कि सर नो सॉल्यूशन, मतलब कोई कंडीशन थी, नो सॉल्यूशन था, देयर वर एग्जामिनर आस्क अबाउट द सॉल्यूशन वेदर इट इज यूनिक और दिस इज इनफाइनाइट और नो। सर यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं थी। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट द कंडीशन, तो भी अपना कंसेप्ट को अप्लाई करो। क्या फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाओ। अब 1 को यूज करके जब नीचे वाले रो ऑपरेशन 0 करना है तो क्या लगाएंगे, R2 माइनस R1। और R3 के लिए जो हम ऑपरेशन लगाएंगे वो क्या होगा, R3 माइनस R1। क्लियर? चलिए अब देखिए B इक्वल टू, ये देखिएगा 1 1 1 एंड 1, 1 minus 1 that is 0, 2 minus 1 that is 1, 4 minus 1 that is 3, and this could be lambda minus 1. Now, for R3 minus R1 that is 0, 4 minus 1 that is 3, 10 minus 1 that is 9, and last one is lambda square minus 1. अगर कोई स्टूडेंट आज नया भी होगा तो ये बार बार ये जो मैं डायगोनल पे आके मैं 1 बनाने की कोशिश करके और इसको 0 कर रहा हूँ, ये शायद मैं काफी देर से कर रहा हूँ और बहुत सारी बार हो चुका है। अगर अभी भी कोई कंफर्टेबल नहीं है तो वो अगले लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में वो मुझसे डाउट पूछ सकता है चैट सेक्शन में। 1 1 that is 1 again, 0 1 3 lambda minus 1. Write the operation I am writing here. For R3 we have to apply R3 minus 3 R2. Okay, R3 minus 3 R2। अभी मैंने इसको हटा दिया। This is 0, 3 minus 3 0, 9 minus 9 0। अब जरा ये देखिए, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 में कर देता हूं, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 ये माइनस 3 टाइम लैम्बडा माइनस 1, यही होगा। तो देखिएगा क्या हुआ, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2। आप करके देख लो ऑपरेशन, देखो माइनस 3 लैम्बडा एंड प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब जरा आप एक अंदाजा लगाइए, आप एक बात को देखिए, इससे आगे तो ऑपरेशन कुछ हो ही नहीं सकता, ये अपन हमें पहले से पता है। अब जरा इक्वेशन फॉर्म करते हैं, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 2, x plus y plus z equal to 2, and the second equation is y plus 3z equal to lambda minus 1. लास्ट इक्वेशन देखिए, 0x 0y 0z that is 0 equal to lambda square minus 3 lambda plus 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 and 2 एंड दैट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज द क्वेश्चन। तो अगर कंडीशन नहीं भी लिखी हो तो भी, कंडीशन अगर नहीं भी लिखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, तो भी आप लैम्ब्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। नंबर एक, इस क्वेश्चन को एक तरीके से मैंने पूछा है, दो तरीके में और बता देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिव्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे फॉर लैम्ब्डा इक्वल टू 1 and 2 system of equation gives infinite many। यहां पर अगर आप if you put 1 here, if you put 1 here, then this equation becomes 0 and the rank of A and rank of B both are 2 and less than 3। आपको याद आ गया होगा, 2 ही सेटिस्फाई करेगा। ये एक केस हो गया। दूसरा, आप ये लिख सकते हैं फॉर all values of lambda except 1 and 2 system of equation gives no solution। ये दो पॉसिबल लाइन हो सकती है। अब आप बताइए 1 और 2 के अलावा तो कोई इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। If you put 3, 3 is a 9, 9 minus 9 0 or plus 2, that is 2। तो rank of B क्या हो जाएगा? At that moment, what is rank of B? Rank of B becomes 3, rank of A becomes 2। That means no solution। I hope आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब हम इसी पे एक और क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन के बाद अपन नॉन होमोजेनियस पर जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या लिख रहा हूं। फॉर क्वेश्चन देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ध्यान से याद देखिएगा, fails to have a unique solution। और वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख देता हूं 3x माइनस वाई प्लस लैम्ब्डा जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x प्लस 2y माइनस लैम्ब्डा जेड इक्वल टू -1। अब जरा क्वेश्चन को समझिएगा सभी लोग, क्या दिया हुआ है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा। अब रुक जाओ, लैम्ब्डा की बात कर रहे हैं, ये लैम्ब्डा की बात, मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डेफिनेटली एग्जिस्ट वन अननोन पैरामीटर। और अगर ये अननोन पैरामीटर है तो साहब अपन सबसे पहले वी हैव टू राइट दिस टाइप 2, ठीक है? याद रहेगा सभी को। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आप क्लियर कर पाए तो आप जल्दी कर लोगे। टाइप 2 की बात। सेकंड थिंग, ये जो भी लैम्ब्डा है, ये जो भी व्हाटएवर द नोन पैरामीटर एग्जिस्ट हियर, दैट लैम्ब्डा इज एग्जिस्टिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अभी अपने सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि जो भी अननोन पैरामीटर था या तो वो राइट में था या राइट और लेफ्ट दोनों में था। In this question, a known parameter is existing only at the left hand side। तो आप यहां पे एक चांस ले सकते हैं। ये क्या है, पढ़ेंगे भी, आगे बढ़ते हैं। So what value of lambda, आगे क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। The system of equation fails to have a unique solution। अब ये fails to have a unique solution का क्या मतलब हो गया? मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो, नहीं हो।
एंड आई होप आप सभी लोगों को एक कंडीशन रिमेंबर होगी, मैं रेड से लिख देता हूं यहाँ। इफ लिखा था डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। ओके, ये मैंने कहा था। और मैंने आगे कहा था इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो मैंने कहा था कि इससे आंसर तो नहीं आएगा, बट ये जरूर पता चल जाएगा कि वो क्या नहीं है, ठीक तो नहीं है। और अगर मैं यहां ऐसा कह रहा हूं, आप जरा देखिए यहां पर क्या चाहिए अपने को, मतलब यूनिक सोल्यूशन फेल हो जाना, मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए कौन सा केस? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक डिटरमिनेंट बनाया। अब स्टूडेंट पूछते हैं और उस डिटरमिनेंट को क्या ले लूंगा मैं? लेकिन अब स्टूडेंट पूछता है सर आपको कैसे पता चला कि ये डिटरमिनेंट लेना है और फिर कभी ऑगमेंटेड लेना है? तो आप क्या करें कि डिटरमिनेंट आपको तब प्रिफर कीजिए जब अननोन पैरामीटर का जो एग्जिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो। लेफ्ट हैंड साइड, ये देख रहे हो आप इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अननोन पैरामीटर इज एक्सिस्टिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। In any other question, if you found that a known parameter is exist on the right hand side, then please, I suggested you guys apply augmented matrix। ये कुछ थोड़ी सी ट्रिक हो सकती है उसमें, तो आप थोड़ा सॉल्व करेंगे आपके कुछ अनसॉल्व पेपर्स या अपन आगे बीच में सॉल्व करेंगे तो वो ट्रिक बीच में आने वाली है। तो 3 माइनस 1 लैम्बडा 2 1 1 1 2 माइनस लैम्बडा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, माइनस लैम्बडा माइनस 2, फिर भी मैं बता देता हूं 3 रो और कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस लैम्बडा माइनस 2 प्लस 1, क्या लिखेंगे? माइनस 2 लैम्बडा माइनस 1 प्लस लैम्बडा के साथ आप क्या लिखेंगे? 4 माइनस 1। और इसको क्या लेकर चलना है? इक्वल टू 0। why इक्वल टू 0? बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट नॉट हैविंग यूनिक सोल्यूशन, फेल टू हैव अ यूनिक सोल्यूशन। ओके, माइनस 3 लैम्बडा माइनस 6 माइनस 2 लैम्बडा माइनस 1 एंड प्लस what is this? 4 minus 1 3, that is 3 lambda। okay, तो ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल। अब देखिए कितना हो रहा है ये, माइनस 7 माइनस 6 माइनस 1 माइनस माइनस 2 लैम्बडा इक्वल टू 7, लैम्बडा का वैल्यू हो गया है माइनस 7/2। ये वो लैम्बडा की वैल्यू है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वो लैम्बडा की वैल्यू है जिसको आप कह सकते हैं कि जहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा इस लैम्बडा की वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन देने में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। क्लियर है? तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, यहाँ पर हमने लगभग सारे केस, पॉसिबल केसेस नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के डिस्कस किए। अब हमें स्टार्ट करना है होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट टुडे। व्हाई? क्योंकि अगर अभी स्टार्ट किया तो वो जितना टाइम बचा है 10 मिनट का, इतने में होगा नहीं। तो हम नेक्स्ट वाला जो भी लेक्चर, और बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मंडे को है, तो इट टुक लाइक इट्स लॉन्ग गैप between this lecture and the next lecture. That is why I am not starting homogeneous system of equation today, but do attend next lecture. In next lecture I am going to discuss homogeneous system of equation as well as some important properties and some concept of eigenvalues and eigenvalues. Okay, so thank you so much for attending me. Now I am ending the session. Thank you. सर क्लास खत्म हो गया? हाँ सर, क्योंकि अब नेक्स्ट जो क्लास है सर, वो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो मंडे क्लास आएगा, तो वो मतलब कनेक्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, वो ठीक है। टॉपिक ही मैं मंडे स्टार्ट करूंगा। ओके 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 ओके।
ठीक है सर, ओके फिर आप सर। एक काम करिए, आप इवेंट को ये कर दीजिए, लीव कर दीजिए, इवेंट एंड कर दीजिए। वो सबसे नीचे में क्रॉस वाला साइन है, रेड क्रॉस। एक सेकेंड सर, कहाँ पे है? सबसे नीचे नीचे। नीचे रेड क्रॉस कहाँ आ रहा है सर? ऊपर साइड पे आ रहा है ना वो? हाँ नहीं सर। नहीं, आप एक काम करिए, होस्ट के राइट्स मुझे दे दीजिए। ये कैसे देते हैं मुझे? पता नहीं मुझे, जस्ट थोड़ी। आप GHRC सिविल GHRC दिख रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। उसके ऊपर हाँ राइट क्लिक हाँ। करिए, उसके ऊपर राइट क्लिक करिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। राइट क्लिक करना चाहिए। हाँ, उसमें प्रेजेंट रोल टू ऐसा कुछ आया होगा। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं है। एक सेकंड जस्ट होल्ड कीजिएगा सर। ये जीएचआरसी की जो साइट में जो मेरा वीडियो दिख रहा है, डॉक्टर अब्दुल रहमान जी का वो दिख रहा है, और आप दिख रहे हैं, वही हाँ की बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो GHRC पार्टिसिपेंट में देखो, GHRC का ये होगा आपके पास, जीएचआरसी GHRC। अंडरस्कोर सिविल अंडरस्कोर 5। हाँ, उसके ऊपर राइट क्लिक करिए। नहीं हो रहा सर। एक सेकंड, आप इसके पहले क्या कह रहे थे मुझे कि सबसे इससे नीचे में एक ये होगा, ऑप्शन होगा लीव इवेंट या फिर एंड इवेंट। आपको मेनू में फाइल दिख रहा है सर, फाइल एडिट शेयर व्यू। ऊपर? हाँ, फाइल एडिट शेयर व्यू। नहीं सर, अभी तो। आप एक काम करिए, ये जो आपने जो शेयर किया है ना, उसको क्लोज कर दीजिए। अच्छा, स्टॉप कर दूं? हाँ, उसको stop। यस। हाँ। अब आ गया सर, अब क्या करना है? अभी आपको फाइल मेनू में जाना है, फाइल में, हाँ उसमें हाँ। सबसे नीचे में एंड इवेंट होगा। लीव इवेंट या? हाँ हाँ, लीव इवेंट करिए। यस। करिए ना click। हाँ,